नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी दो पल सुकून के भाग 42। माधुरी प्रकाश को कहने लगी, शंकर के बापू चले गए तो आप लोगों की ठिकाना भी उनके साथ चली गई। जो भी दो चार चिट्ठी आप लोग भेजे थे वह भी इधर उधर हो गई तो पता ठिकाना भी ना रही। अगर आजकल का जमाना होती तो फोन पर खबर कर लेती। ऐसे में धीरे से प्रकाश कहने लगा, हाँ बहन, तुमने बिल्कुल ठीक कही है। जमाना बहुत तेजी से बदल रही है। जब से छोटे छोटे फोन आ गई है, लोगों से संपर्क साधने में बहुत सुविधा हो गई है। कल को तो और भी परिवर्तन हो जाएगी। वैसे तो हमारे देश इस मामले में बहुत पीछे है, फिर भी जो सुविधा पहले पश्चिमी देशों में होती थी वह अब हमारे यहाँ भी होने लगी है। वैसे में लगता है कि और 2-4 वर्ष में उनके वहाँ के जैसे सुविधाएं हमारे देश वालों को मिलने लगे तो हमारे पास कंप्यूटर वगैरह भी आ जाएंगे तो बच्चे लोगों के लिए विशेषकर बहुत सुविधा हो जाएगी। उन लोगों के लिए नौकरी वगैरह की भी बहुत सुविधाएं हो जाएगी। उस समय सभी के हाथों में फोन होगी, कंप्यूटर होगी। आज जिस काम के लिए लोगों को शहर में जाना पड़ता है वह सारा काम गांव में ही बैठकर हो जाएंगे। जैसे जैसा शहर के लोग तरक्की करेंगे उसका विस्तार गांव में भी करते रहेंगे और गांव में जो आज कमी दिख रही है वह कल को और भी आधुनिक अर्थात शहर की तरह हो जाएंगे। माधुरी अचानक बातों को घुमाते हुए कहने लगी, वह बात तो ठीक है भैया, सभी अपनी जगह पर है, मगर भैया आप लोग इतने दिनों तक क्यों नहीं आए? आपको हमारा पता ठिकाना मालूम है? विकास भैया भी कभी नहीं आए। एक गहरा सांस छोड़ते हुए प्रकाश कहने लगा, हाँ बहन, तुमने ठीक कही। मुझे अब तक तो अनगिनत बार आना चाहिए था, मगर हम लोगों में से कोई भी नहीं आया। सचमुच यह बहुत दुखद विषय है, लेकिन मैं क्या करता। तुम्हें तो मालूम है कि गांव के मकान बिक्री करके हम लोग शहर में चले गए, विकास की नौकरी लगवा दिया और फिर उसकी शादी करवा दिए, मगर मुझे कोई अच्छा सा नौकरी नहीं मिली। मैं यहाँ वहाँ भटकता रहा आवारा आदमी की तरह। ना तो कोई सरकारी ना कोई प्राइवेट कंपनी, किसी भी जगह पर नौकरी नहीं मिली। जो भी मिलता मुझे पसंद ना होता। ऐसे में मैं मार्केटिंग की काम करके अपना खर्च पानी की जुगाड़ में लगे रहता। अगर काम ना करूँ तो गुजरा ना होता। पूरा समय भाग दौड़ में ही बीत जाता है। समय कहाँ से बिता कुछ पता ही नहीं चल पाया। इस तरह से लगभग 12-13 साल बीत जाने के पश्चात एक लड़की से मेरी परिचय होती है, जो अपने माता पिता की इकलौती है और बहुत ही गरीब है। मतलब कि उनका अपना कोई घर मकान कुछ भी नहीं है, केवल एक छोटा सा सरकारी नौकरी और एक सरकारी क्वार्टर के अलावा कुछ भी नहीं है। उन लोग बार बार मुझे अनुरोध करते रहे, मगर मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि मैं अपना और उसका भरण पोषण निर्वाहन कर सकूं। ऐसे में मैं शादी करने से इनकार करता रहा, मगर यह लोग नहीं माने और एक प्रकार जबरदस्ती ही राजा मंडी करवा लिए और वही लड़की तेरी भाभी बनकर आ गई। प्रकाश संक्षेप में अपनी कहानी व्यक्त करता रहा, फिर कहता है, अब तो स्थिति यहाँ तक पहुँची कि एक बहुत बड़े परिवार का सारा बोझ मेरे खुद के कंधों पर है। समय के साथ साथ हमारे घर में हम लोग 6 जने हो गए। इसके निर्वाहन में मुझे दिन रात काम करना पड़ता है, तो भी कम है। सोचता हूँ 24 घंटे की दिन रात के बजाय अगर 48 या 72 घंटे के दिन रात होती तो शायद अच्छा होता। मैं अपना दायित्व को और भी अच्छे तरीके से निभा पाता। कभी कभी मैं यही सोचता हूँ कि हम लोगों में एक आम धारणा है, शहर के लोग ज्यादा सुखी हैं, मगर कहीं ना कहीं यह भूल है। हालांकि शहर में बहुत सारे सुविधा एक ही जगह पर मिल जाती है, मगर गांव में जो वातावरण है वह शहर से कोई गुना अच्छा है। यहाँ पर लोग कम से कम पैसे में अपना जीवनचर्या निर्वाहन कर लेते हैं, अपनी जरूरतें को पूरी कर लेते हैं और वह खुश रहते हैं। मगर शहर में कभी किसी के जरूरतें पूरे नहीं होते। एक पूरा हुआ नहीं कि दूसरा समस्या आकर सामने बाहें फैलाकर खड़ी हो जाती है। समाधान से ज्यादा समस्याओं के अंबार है। इस लिहाज से देखा जाए तो गांव के लोग ज्यादा सुखी है। साथ में उनमें ऊंची उड़ान की चाहत कम होती है। उनकी आशा आकांक्षाएं सीमित होती है।
मगर शहर में रहने वालों में ऐसा नहीं होते। उनके आशा आकांक्षाओं की सीमाएं कभी खत्म नहीं होते, कितना भी मिले खुश नहीं होते और सर्वदा दुखी रहते हैं। आवेग भरी लहजे में माधुरी कहती है, भैया इतने दिनों के बाद आए हो तो कम से कम भाभी जी को भी साथ में लेकर आते हैं। जवाब में आक्षेप भरी लहजे में प्रकाश कहता है, तुमने ठीक कही माधुरी। घुमा फिरा कर बात उसी जगह पर आ गई। अगर तुम्हारे भाभी जी को साथ लेकर आते तो घर को कौन संभालेगा? बच्चों को टाइम से स्कूल में भेजना है तो उसके लिए तैयार करना है, फिर सुबह सुबह उनके खान पान की बंदोबस्त करना है। तुम तो खुद ही यह सब कुछ समझती हो कि किसी भी महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल होती है। उनके बगैर घर के सारे ढांचा ही बिगड़ जाती है। हम पुरुषों को तो घर से बाहर निकालकर रोजी रोटी की जुगाड़ करते रहना होता है, और स्त्रियां हैं कि घर के अंदर रहकर उसे बैलेंस करने की कोशिश करती है। उसके दिन रात लगे रहने से ही घर का वातावरण सही ढंग से व्यवस्थित रहती है, क्योंकि संसार में हर एक व्यक्ति के कर्मों को निर्धारित किए गए हैं, तभी संसार सही रूप से चलती है, जो तुम खूब समझती हो। अलग से मैं क्या बताऊं। 2-3 दिन किसी भी तरह से बीत गई कि प्रकाश मन ही मन सोचने लगा, मैं अपनी छोटी बहन के घर आया हूँ। नियम के अनुसार मुझे अपने छोटी बहन के घर में कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए। ऐसे में मैं विदा लेते समय उनके हाथों में कुछ पैसा वगैरह देकर जाऊंगा, जिससे वह अपने बच्चों के लिए खर्च कर लेगी। आता यहाँ से विदा लेते समय देख लेंगे, उसके हाथों में कुछ ज्यादा ही रुपया पकड़ा दूंगा। अभी दूंगा तो लेने से आनाकानी करेगी। फिर भी यह तो मेरा कर्तव्य है, मगर मैं यहाँ पर बहन के घर में 2-4 दिन रहकर समय बिताऊं, यह बात तो मैं अंजलि को कभी कह भी नहीं पाऊंगा। उसे कभी घुमा फिरा कर बताऊंगा, क्योंकि माधुरी के साथ इतना बड़ा दुर्घटना हो गई है, यह तो उसे बताने होंगे। इसके लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढना होगा, ताकि मैं माधुरी के विषय में उसे कह सकूं। ठीक है, यह बात मैं बाद में सोच कर देखूंगा कि क्या की जाए। 2-3 दिन और बीत गया। माधुरी और उसके परिवार वाले बेटा बहू उसका बहुत सेवा की है, जो प्रकाश को बहुत अच्छा लगा, और आखिर में उसे विदाई लेने की समय भी आ गया है। ऐसे में प्रकाश कहने लगा, माधुरी अब तो मुझे जाना होगा। घर से निकला 5-6 दिन तो हो गई है, अब मुझे लौटना होगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम लोगों के साथ रहेगा। सुंदर को कहना अच्छी तरह से पढ़ाई करे ताकि अपनी मुकाम हासिल कर सके। बाकी मेरे पास कहने के लिए कुछ ना रहा, और कभी मौका मिले तो जब कभी शहर को आएगा तो मुझसे मिलने को आना। प्रकाश अपने ऑफिस की ठिकाना सुंदर को देकर कहता है, इसे संभाल कर रखना। प्रकाश बहन माधुरी से विदा लेते समय कुछ रुपया माधुरी के हाथ में देते हुए कहने लगा, बहन मैं अपने साथ कुछ भी नहीं ला सका, ऐसे में मैं यह कुछ पैसा देकर जाता हूँ, अपने सुविधा के अनुसार सबको कुछ ना कुछ खरीद कर देना। ऐसे में माधुरी कहने लगी, भाइया इसमें तो बहुत सारे रुपया है। ऐसे में सहानुभूति जताते हुए प्रकाश कहता है, ज्यादा तो नहीं है, तुझे ऐसा लग रही है, अभी रहने दे, थोड़ी सी है, बाद में देख लेना। माधुरी अपने बड़े भाई के विदाई के क्षण में अपनी आंसू को रोक ना सकी और भीगी लफ्जों में कहने लगी, अपने बाबूजी और माँ जी को हम सभी का प्रणाम देना। विकास भैया और भाभी को भी हमारा प्रणाम, और बच्चों को मेरा प्यार देना। बड़े भाभी को मेरा प्रणाम देना, बच्चों को हमारा प्यार देना। कहते हुए माधुरी अपने बेटा शंकर के साथ प्रकाश के पीछे पीछे काफी दूर तक पथ चलती रही, और फिर प्रकाश कहने लगा, अब तुम अपने घर को लौट जाओ, मैं यहाँ से बस पकड़ कर चला जाऊंगा, तुम लोग मेरी चिंता ना करना। प्रकाश बस में बैठकर चल पड़ा। माधुरी अपने बेटे शंकर के साथ आंसू भींगे अवस्था में अपने घर की ओर वापस चल पड़ी। इधर प्रकाश मन ही मन सोचने लगा, मैं एक बड़ा भाई होकर भी उनके लिए कुछ ना कर सका। इतने लंबे समय तक हमने किसी के साथ संपर्क भी तो नहीं साधा। मेरे माता पिता के किसी प्रकार दोष देना उचित नहीं है, क्योंकि यह दोनों ही पढ़े लिखे नहीं है तथा उनके उम्र हो गई है। ऐसे में यह लोग अकेला शहर में तथा दूर दराज इलाके तक नहीं जा सकते। अगर गांव में होते तो जरूर कभी कभी चले जाते।
अगर विकास की बात की जाए तो वह भी बहुत कम उम्र में ही अपनी गृहस्थी में उलझ गया है। ऐसे में वह अपनी नौकरी से छुट्टी करके शहर से दूर दराज गाँवों में बहन के घर में जाने का विचार करे, ऐसा सोचना भी गलत है। ऐसे में केवल मैं ही बचा हूँ, लेकिन मैं भी समय के साथ साथ अपने घर गृहस्थी में इस कदर उलझ गया हूँ कि सभी को भूल गया हूँ। ऐसे में अपराध तो मेरा ही है जो मैं नहीं जा सका। ऐसे में माधुरी के जीवन में इतना बड़ा हादसा हो गया है और हमें पता भी नहीं चला। मैं उसके कष्ट में संवेदना जताने भी नहीं जा सका। कैसी विडंबना है हमारे जीवन में कि हमारी छोटी बहन के जीवन में इतना बड़ा दुर्घटना हो गया और हम हैं कि अनजान से रह गए। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।